स्टूडेंट्स क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री। तो आज हम डिस्कस करेंगे बर्नर्स थ्योरी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फर्स्ट थ्योरी है ये वर्नर 1898 propounded his theory कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो मेन पोस्टुलेट इसके ये है नंबर 1 कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल दो टाइप की बैलेंसीज दिखाता है, प्राइमरी बैलेंसी एंड सेकेंडरी बैलेंसी। फिर सुनिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मेटल दो टाइप की बैलेंसी दिखाता है, प्राइमरी बैलेंसी एंड सेकेंडरी बैलेंसी। प्राइमरी बैलेंसी आयोनाइजेबल होती है, यानी कि इसके आयंस बन सकते हैं और सेटिस्फाई होती है नेगेटिव आयन से। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो प्राइमरी बैलेंसी इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। तो प्राइमरी बैलेंसी एक ऑक्सीडेशन नंबर है। अगर कोई सेंट्रल मेटल आयन 3 पॉजिटिव है तो उसकी प्राइमरी बैलेंसी 3, अगर कोई 2 पॉजिटिव है उसकी प्राइमरी बैलेंसी 2, अगर कोई 1 पॉजिटिव है तो उसकी प्राइमरी बैलेंसी 1। तो इस तरह से प्राइमरी बैलेंसी इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन। सेकेंडरी बैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल होती है, इसके आयंस नहीं बनते, टूटती नहीं। तो दीज आर सेटिस्फाइड बाय, या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स सेटिस्फाई करते हैं इसको या फिर नेगेटिव आयंस भी सेटिस्फाई करते हैं। तो फिर सुनिए, सेकेंडरी बैलेंसी इज बैलेंस्ड बाय, क्या is satisfied by neutral molecules or negative ions. This secondary valency is equal to the coordination number and is fixed for a metal. Secondary valency is also called as coordination number. ये बहुत बार मल्टीपल आता है इसका, ऐसे पूछा जाता है। This secondary valency is also called as coordination number of the central metal atom. जिस तरह से इस कॉम्प्लेक्स की अगर आप इसको ध्यान से देखें तो कोबाल्ट ने यहाँ पे अमोनिया और एक क्लोराइडो के साथ सेकेंडरी बैलेंसी से बॉन्ड बनाई है, यानी कि इसकी सेकेंडरी बैलेंसी है 6। जो लीजेंड्स एक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे 6 लीजेंड लगे हैं तो सेकेंडरी बैलेंसी 6। तो प्राइमरी बैलेंसी इस कोबाल्ट की हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बता सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए इस कोबाल्ट को कर दिया आपने कंसीडर X। तो जहां क्लोराइडो हमारा होता है 1 नेगेटिव, तो प्लस हो गया -1, एक ही तो लगा है, प्लस अमोनिया की ऑक्सीडेशन नंबर 0, वो होता ही 0 है, उसका न्यूट्रल है। उसके बाद आ गया हमारा Cl2 प्लस इंटू -2, 2 इसलिए लगाया, एक Cl 1 नेगेटिव है, एक क्लोरीन का एटम 1 नेगेटिव, तो 2 हो गए -2 इक्वल टू 0। तो x ये आ गया -1, तो 0 अपनी जगह रहा, +0 प्लस -2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हम मिलाकर देखें, ये आगे चला गया -1 +1 -2 आगे गया +2, तो x इक्वल टू +3, यानी कि यहाँ पे प्राइमरी बैलेंसी ऑफ द कोबाल्ट की प्राइमरी बैलेंसी है 3 पॉजिटिव। इस तरह से हम इसका पता लगाते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में प्राइमरी बैलेंसी इज 3 एंड सेकेंडरी बैलेंसी इज 6। जितनी उसने बॉन्ड्स बनाई है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाई है लीजेंड्स के साथ। कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इज फिक्स्ड फॉर ए मेटल। कोऑर्डिनेशन नंबर एक फिक्स बैलेंसी होती है मेटल के लिए। अगर वो 6 बॉन्ड्स बनाता है तो इसे हम बनाता कैसे है वो, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है। अगर ये 4 वेकेंट डी ऑर्बिटल प्रोवाइड करे तो सेकेंडरी बैलेंसी 4, अगर ये 6 कर दे तो सेकेंडरी बैलेंसी 6, अगर ये 8 कर दे तो सेकेंडरी बैलेंसी 8। इस तरह से आयन ग्रुप्स बाउंड टू द सेकेंडरी
linkages to the metal have characteristic spatial arrangement corresponding to different coordination number. तो secondary valency is the directional in nature. उसका मीनिंग ये होता है सेकेंडरी वैलेंसी इसकी शेप बना देती है। जैसे मैं आपको इसकी शेप बना के दिखाता हूँ कोबाल्ट की। हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है, यहाँ देख लो, 5 अमोनियम मालिक्यूल लगे हैं, एक क्लोराइड हो, तो बाहर है Cl2। तो यहाँ पे डायरेक्शनल कैसे हो जाएगी, कोबाल्ट यहाँ पे बनाएगा हमारे पास ऑक्टाहेड्रल शेप। कोबाल्ट एक डायरेक्शनल वैलेंसी बना देगा, ऑक्टाहेड्रल शेप ये बना दी मैंने। दोनों चीजें यहाँ समझा जाएंगी आपको। तो कोबाल्ट जब यहाँ पे बनाता है, हमारे पास अमाइन है 5NH3 NH3 NH3 NH3। तो इधर भी लगा देता हूँ मैं NH3, यहाँ भी लगा दिया Cl बॉन्ड नेगेटिव। अब हमारी शेप है यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल, ये हो गई हमारी सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी तो मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पे थे Cl2, यहाँ पे आगे क्या है Cl2। अब यहाँ पे ऐसा देखा गया, दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ। प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव आयंस। यहाँ पे एक नेगेटिव आयन यहाँ पे है, 2 बाहर है, तो बाहर वाले आप लोग ऐसे भी दिखा सकते हो अकॉर्डिंग टू। यहाँ मैंने लगा दिया Cl, इसको छोड़ देते हैं हम, यहाँ पे लगा दिया मैंने Cl जो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो क्लोराइड है ये प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकेंडरी भी। ये वाला आयन क्योंकि इनर है और नेगेटिव है, नेगेटिव होने के कारण ये प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करेगा और सेकेंडरी भी। तो इस कॉम्प्लेक्स में हम ये बता रहे हैं कि प्राइमरी वैलेंसीज आर शोन बाय सॉलिड लाइंस एंड सेकेंडरी वैलेंसीज आर शोन बाय सॉलिड लाइंस जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर है, एंड प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड आर शोन बाय डॉटेड लाइंस। जैसे यहाँ पे ये प्राइमरी वैलेंसी 3 होगी तो सेकेंडरी वैलेंसी 6। हाँ, कई बार हो सकता है कि प्राइमरी वैलेंसी जो सेटिस्फाई कर रहे हैं वो सिर्फ प्राइमरी ही करें, सेकेंडरी नहीं करें। कई बार ऐसा भी होता है कि 2 मॉलिक्यूल या 3 भी आ सकते हैं ऐसे जो नेगेटिव इंचार्ज हों, वो बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये कहती है हमारी बर्नर थ्योरी। The ions groups bound to the secondary linkage to the metal have characteristic spatial arrangement। मैंने बता दिया, जैसे जे ऑक्टाहेड्रल शेप बन के spatial arrangement corresponding to different coordination number। Modern formulations such spatial arrangements are called coordination polyhedra। आजकल इसको हम coordination polyhedra भी कह रहे हैं, जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया यहाँ पे। द स्पीसीज विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट, जो स्क्वायर ब्रैकेट में स्पीसीज होती है उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज या कॉम्प्लेक्सेस सिंपल। एंड द आयंस आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट आर कॉल्ड काउंटर आयन। जैसे Cl2 यहाँ पे क्या है, काउंटर आयन। ये आ गया हमारा काउंटर आयन, ये आ गया कोऑर्डिनेशन आयन, कॉम्प्लेक्स आयन। ये थी ये वाली थ्योरी। दूसरी इसके साथ ही कर लेते हैं हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था एल पॉलिंग इन 1930 में। इसने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी दे दी। ये थ्योरी हमें क्या कहती है, जब कोई कॉम्प्लेक्स बनता है तो मेटल आयन प्रोवाइड करता है एम्प्टी ऑर्बिटल्स, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स को वो प्रोवाइड करता है सराउंडिंग लीजेंड्स के लिए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर शोज द नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स। जितना वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतने ही वेकेंट ऑर्बिटल होंगे। अगर वो 6 है तो 6 ही हमारे पास वेकेंट ऑर्बिटल होंगे। नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। द एम्प्टी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड बिफोर
पार्टिसिपेशन करने से पहले एम्प्टी ऑर्बिटल्स, एम्प्टी डी ऑर्बिटल और एस भी इसमें हो सकते हैं और पी भी होते हैं, एस पी एंड डी ऑर्बिटल्स। डी का होना बहुत जरूरी है, लेकिन एस पी और डी तीनों हो सकते हैं। एम्प्टी ऑर्बिटल पहले हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, उसके बाद वो वन लोन पेयर लीजेंड से एक्सेप्ट कर लेते हैं और बॉन्डे बना देते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। अब देखो, इसमें हमारे पास दो कंसेप्ट क्लियर होते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट आर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, नंबर 1। नंबर 2, इसमें हम ये भी सीखेंगे तो व्हाट आर डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स एंड व्हाट आर पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। तो व्हेन आउटर डी ऑर्बिटल्स आर यूज्ड बॉन्डिंग, जब आउटर डी ऑर्बिटल बॉन्डिंग में इस्तेमाल हो जाएं, यानी कि आउटर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन कर दें, तो कॉम्प्लेक्स जो बनते हैं हमारे, उनको हम कहेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब आउटर ऑर्बिटल क्या हो गए, जैसे आप कोई मेटल एटम या मेटल आयन, उसमें 4s ऑर्बिटल आ रहा है। 4s मीन्स क्वांटम नंबर 4th, 4s मीन्स शेल 4th है, ठीक है। अब 4s के साथ अगर हमारा 3d ऑर्बिटल आता है, फिर सुनिए, 4s ऑर्बिटल के साथ अगर हमारा 3d ऑर्बिटल आता है, तो उसका मीनिंग क्या आया कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर वाला आ गया। वो 4s चल रहा था, तो 3d इस्तेमाल होगा वहां पे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर हमारा वहां 4s ऑर्बिटल में हम चल रहे हैं, तो 4d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गया हाइब्रिडाइजेशन में। अभी मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको, ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम कहेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये बात तो क्लियर होगी। अब यहाँ पे देखते हैं, दे आर फॉर्म ड्यू टू वीक फीड लीजेंड, हाई स्पिन लीजेंड्स एंड हाइब्रिडाइजेशन इन sp3d2। दे हैव ऑक्टाहेड्रल शेप, इनकी ऑक्टाहेड्रल शेप होती है। जैसे देखो, यहाँ से भी पता लगता है sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर यही ऐसे होता d2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो ये आपके सामने है। पहले s ऑर्बिटल आया, फिर p आया, फिर d बाद वाला, तो 4d होगा। तो दिस इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ऐसे ही व्हेन d ऑर्बिटल n-1 में हो, मैंने अभी बताया आपको, n-1 मीन्स d अंदर वाला होगा, वो n से एक स्टेप कम होगा। आर यूज्ड, दीज आर नोन एज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। They are formed due to strong field legend, low spin legends इनको हम कहते हैं, और बनेंगे जी स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड से। स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स आपने 2-3 याद रखने हैं। अमाइन, अमोनिया मॉलिक्यूल को हम यहाँ अमाइन कहते हैं, इट इज स्ट्रॉन्ग लीजेंड। CN कहीं आ जाएगा, दैट इज आल्सो स्ट्रॉन्ग लीजेंड। क्लोराइडो, फ्लोराइडो वगैरह, या कार्बन मोनोऑक्साइड, 3 को तो अच्छा याद रखो, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया और CN वन एक्टिव, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स। बाकी क्लोराइडो, फ्लोराइडो, वाटर वगैरह ये है, इतने स्ट्रॉन्ग लीजेंड नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग लीजेंड्स जब आएंगे, इनके साथ बॉन्ड बनाते हैं मेटल आयन के साथ, तो वहां पे पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगी। मैं अभी बताऊंगा आपको कैसे होगी। लो स्पिन लीजेंड्स हाइब्रिडाइजेशन इज d2sp3, d2 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, d2 यहाँ पे है n-1d में। दे आर आल्सो ऑक्टाहेड्रल इन शेप। अब हमारे पास क्या है, 6 लीजेंड्स या यूनिडेंडेट ऑक्टाहेड्रल एंटाइटी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को मैं पूरा क्लियर कर दूंगा आपको। कॉम्प्लेक्स करने से पहले मैंने आपको याद भी कराया था, लेकिन बार बार ये याद करना पड़ेगा आपको। ये है हमारी मेन सीरीज डी ब्लॉक की, डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स की 3D सीरीज। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसमें इस तरह से 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 इनके एटॉमिक नंबर हैं। तो ऐसे ही आर्गन गैस यहाँ लगाते हैं हम, तो शॉर्टकट में इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख देते हैं। तो आर्गन गैस में 18 तक इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं।
इसका मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन हमने इसकी मदद से दिखा दिए। देखना 18 और 2 कितने हो गए 20 और 1 आ गया डी में 21, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं पहले एस में फिर डी में, लेकिन जब ये निकालेंगे पहले एस से निकालेंगे फिर डी से। ऐसे ही देखना बस ये सिस्टमेटिकली वे में है सारा। तो टाइटेनियम में S2 डी में 2, वेनेडियम में आर्गन हर जगह आएगी, S में 2 डी में 3, क्रोमियम में S में 1 डी में 5। ये थोड़ी एक्सेप्शनल आपने 2 याद रखनी है। क्रोमियम और कॉपर की केस में क्या हो जाता है, S में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। यहाँ 4 ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन नहीं आते, ऑर्बिटल तो 5 थे, एक जहाज से शिफ्ट होकर डी में आ जाता है। ये सिस्टम ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर ये आपको याद रखनी है। कॉपर में एस में 1 इलेक्ट्रॉन ही रहता है, और जो इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन था वो चला गया डी में। यहाँ 9 के सिवाय 10 कर दिए। ऐसे ही यहाँ 4 थे, 4 के सिवाय 5 हो जाते हैं, तो यहाँ 1 ही रहता है। मैंगनीज में यहाँ 2 5, बाकी सिस्टमेटिकली सारा 2 6 2 7। कोबाल्ट में 2 7 जो हमने अभी पढ़ना है, यानी कि 9 इलेक्ट्रॉन, 2 है एस में, डी में 7। ऐसे ही कॉपर का मैंने आपको बता दिया, तो जिंक में 2 और 10। अब देखो इसको ध्यान से समझना है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट 3 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे है, हमने लिख दिया 3d4s4p, क्योंकि 3d में ही ये चल रहा है। देखो अब ये आया कोबाल्ट 3d4s, 3d में 5 ऑर्बिटल हैं, ठीक है बिल्कुल 5 है। s में एक ही ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल। s में इलेक्ट्रॉन इसके कितने हैं 2, और d में है 7। यहाँ पे एक भी नहीं नजर आ रहा है, और यहाँ पे 2 4 6 आ रहे हैं। इसका मीनिंग क्या होगा, मैं ऐसे रफली लिखता हूँ कि पहले जब हमारा कोबाल्ट आयन नहीं बने थे तो ये ऐसे था, ये लो ऐसे सिस्टम में था ये, लेकिन जैसे ही ये 3 पॉजिटिव बना, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, 1 निकला यहाँ से, तो ये बन गया कोबाल्ट 3 पॉजिटिव। इसके पास जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो ये आपके सामने हैं, यहाँ पे हैं 2 4 6 इलेक्ट्रॉन। तो लिखने ऐसे हैं, इनमें सिंगल सिंगल, इसमें डबल। ये हुंस रूल कहता है कि पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन दो, फिर उसके बाद पेयरिंग। ये मुझे उम्मीद है आपको समझा गया। इसके बाद कोबाल्ट क्या करता है, एक हाइब्रिडाइजेशन करेगा। उसने क्या किया, जैसे ही इसके पास अमोनिया मॉलिक्यूल आया इसके पास बॉन्डिंग करने के लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, तो यहाँ पे ये पेयरिंग कर देगा। क्यों, अमोनिया इज स्ट्रॉन्ग लीजेंड, अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग लीजेंड है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, ठीक है। नहीं तो ऐसे कर दो, ये इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ पे, तो दूसरा चला गया यहाँ पे, ये 2 और खाली हो गए, ये एम्प्टी हो गए, ये 2 और एम्प्टी हो गए, पेयरिंग हो गई। इलेक्ट्रॉन इधर ही है, आप गिन सकते हो 2 4 से। पेयरिंग क्यों हुई, क्योंकि अमोनिया अमाइन इज ए स्ट्रॉन्ग लीजेंड। CN आता तो भी पेयरिंग कर देता, कार्बन मोनोऑक्साइड आती तो भी वो पेयरिंग कर देती, बाकी वाले नहीं करते हैं। बाकी बहुत से इतने स्ट्रॉन्ग लीजेंड नहीं है, क्लोराइडो फ्लोराइडो वगैरह नहीं है, वाटर नहीं है। अब इसके पास यहाँ पे 2 3 4 5 6 वेकेंट डी ऑर्बिटल हो गए। ये वेकेंट ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन करेगा। याद रखो, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, इनका सेंट्रल मेटल एटम वेकेंट डी ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन करता है। तो यहाँ पे आ गया D2sp3, ये आ गई इसकी हाइब्रिडाइजेशन। हाँ क्या आ गई, D2sp3 यहाँ लिखिए मैंने नीचे आकर, D2sp3 इसकी हो गई हाइब्रिडेशन। अब एक एक यहाँ पे अमोनिया का मॉलिक्यूल आया, एक उसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, यहाँ पे आया उसने भी 2 दिए, एक और यहाँ पे आया, कुल मिलाकर यहाँ पे 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल आ गए। उन्होंने 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट कर दिया, बांडे बना दी। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया, कौन सा,
यहाँ हेक्सामाइन कोबाल्ट थर्ड आइन, हेक्सामाइन कोबाल्ट थर्ड आइन कॉम्प्लेक्स आइन ये बन गया। अब इसको फिर देखो ध्यान से, अगर हम इसको ध्यान से दें, दिस इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, डी इनर वाला इस्तेमाल होगा, 3D इस्तेमाल होगा, तो इसलिए दिस इज कॉल्ड एज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसको हम कहेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और एक और इंफॉर्मेशन जो इससे हमें मिलती है, बड़े ध्यान से देखना आपने, अगर आप इसको देखो, इसमें इस सेंट्रल मेटल एटम में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। आप सामने देख रहे हो सारे पेयर हैं। जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएं तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, देयरफॉर कॉम्प्लेक्स विल बी डायमैग्नेटिक इन नेचर। ये कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक नहीं। तो ये दोनों बातें क्लियर हो गई, पैरामैग्नेटिक कैसे बनते हैं और डायमैग्नेटिक कैसे बनते हैं। अब नेक्स्ट आता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसकी एग्जांपल इसने ले ली कोबाल्ट की ही, लेकिन अब फ्लोराइडो 6 आ रहे हैं, 6 फ्लोराइडो आ रहे हैं जो बॉन्ड बनाएंगे। तो देखते हैं अब क्या होता है। अब 6 फ्लोराइडो वाला है वही खेल सारा कोबाल्ट का। जी आप गिन सकते हो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे CO3 नेगेटिव में वही इलेक्ट्रॉन जितने थे इतने ही बचे हैं। अब 3D इनर है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये 3D यहाँ पे है, 4S 4P 4D। अब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इसने ले लिया। क्यों लिया? क्योंकि फ्लोराइडो, जो फ्लोराइडो हमारे पास आया, ये 6 है, यहाँ पे CO6 कर देंगे हम। जो फ्लोराइडो जहाँ पे आया वो स्ट्रांग नहीं है, दैट इज नॉट ए स्ट्रांग लिजेंड। उसने पेयरिंग नहीं की, फिर सुनिए, उसने इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं की, उसने 3D में जैसे इलेक्ट्रॉन थे वैसे ही रहने दिए, क्योंकि वो स्ट्रांग नहीं है, वो पेयरिंग नहीं कर सकता। वो ऐसे ही आया चुपके से, उसने देखा कि आगे 4D इसके पास अवेलेबल है, तो 4D की हाइब्रिडाइजेशन कर दी कोबाल्ट ने। अब देखो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बन गई, sp3d2, 4s 4p और 4d आया, यानी कि D सेम आया लेकिन आउटर आ रहा है क्योंकि P से आगे आ रहा है। तो इसको हम कहेंगे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बन गई? S का 1 P3 तो D2, 6 ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इज फाउंड। ये आपका बन गया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये बन गया कॉम्प्लेक्स साइन COF6 3 नेगेटिव, क्योंकि F1 नेगेटिव ने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दिए, 2 2 2 6 आगे पूरे, कॉम्प्लेक्स पूरा बन गया हमारे पास COF6। नेम क्या है इसका? हेक्सा फ्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड आइन। हाँ लास्ट में फिर देखो, कॉम्प्लेक्स हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इट विल बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो कॉम्प्लेक्स क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। तो अब आप ऐसा करिए, यहाँ पे बुक में पूरी प्रैक्टिस दी है, वो हर एक कॉम्प्लेक्स आपको देंगे। बताओ जे वाला पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, या बताओ जे इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो प्लीज़ इसकी पूरी प्रैक्टिस करिए किताब की मदद से। जो नहीं आएगा आप मुझे व्हाट्सएप में लिख भी सकते हो, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है आप ये सब कुछ कर सकते हो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है? वो होगा पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, जिसमें पूरे पेयर होंगे वो होगा डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। फिर सुनिए, जिसमें इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जिसमें n-1 d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इस्तेमाल हो जाएगा, और जिसमें सेम होगा 4s 4d, sp और d सेम में आ जाएंगे। तो d आ गया आउटर वाला, उसको हम कहेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।